हर अट्रैक्शन की शुरुआत एक सटल साइकोलॉजी से होती है। लोग सोचते हैं अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, मनी या स्टाइल से बनती है, लेकिन असल खेल हमेशा माइंड के अंदर चलता है। अट्रैक्शन पैदा करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना यही असली चैलेंज है, क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो इंसान को पता भी नहीं चलती और धीरे धीरे अट्रैक्शन को भीतर से खत्म कर देती है। ये मिस्टेक्स इतनी साइलेंट होती है कि सामने वाला रीजन भी नहीं बता पाता। बस उसका इंटरेस्ट गिरता जाता है, उसकी एनर्जी अलग हो जाती है और कनेक्शन धीरे धीरे डेड जोन में चला जाता है। अट्रैक्शन एक फायर की तरह है। अगर सही फ्यूल मिले तो जलती रहती है, लेकिन अगर गलत मूव्स किए जाए तो फ्लेम एकदम से ठंडी हो जाती है। कई बार हम कोशिश बहुत करते हैं, केयर भी दिखाते हैं, लेकिन ओवर केयर, ओवर गिविंग और नीडीनेस उसी चीज को मार देती है जिसे हम बचाना चाहते हैं। माइंड में एक सिंपल रूल है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी कम अट्रैक्शन, जितना ज्यादा चेस उतनी ज्यादा डिस्टेंस, और जितना ज्यादा इनसिक्योरिटी दिखाओगे उतनी कम वैल्यू सामने वाले की नजर में बचती है। ये वीडियो उन्हीं डार्क मिस्टेक्स को खोलकर दिखाएगा, वो पैटर्न्स जो धीरे धीरे अट्रैक्शन को साइलेंटली किल करते हैं। वो इंस्टिंक्ट्स जो हमें लगता है सही है, लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं। हर चैप्टर में वो साइकोलॉजिकल पॉइंट हिडन होगा जो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों कुछ चीजें हमेशा उलटी चलती है और क्यों कुछ लोगों का इंटरेस्ट अचानक से गायब हो जाता है। अगर तुम ये सिग्नल समझ गए तो तुम अट्रैक्शन को सिर्फ क्रिएट नहीं करोगे, बल्कि उसे कंट्रोल भी कर लोगे। ये जर्नी माइंडसेट को डार्क क्लैरिटी देने वाली है। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए अप्रिशिएट कर दो। इससे और भी ऐसे डीप कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर 1, नीडीनेस लीक। नीडीनेस किसी भी अट्रैक्शन को सबसे तेज मारने वाली एनर्जी है। ये वो वाइब है जो इंसान खुद नहीं बोलता, लेकिन उसके बिहेवियर से धीरे धीरे बाहर लीक होने लगती है। जब कोई व्यक्ति उस अटेंशन पर डिपेंड हो जाता है, उस रिप्लाई पर डिपेंड हो जाता है, या सामने वाले की प्रेजेंस को अपनी वैल्यू का सोर्स समझने लगता है, तभी नीडीनेस शुरू होती है। प्रॉब्लम यह है कि नीडीनेस कभी लाउड नहीं होती। ये हमेशा साइलेंट फॉर्म में बाहर आती है, जैसे सटल सिग्नल्स, छोटी छोटी जेस्चर्स और लगातार रीअश्योरेंस की क्रेविंग। जब तुम बार बार मैसेज चेक करते हो, बार बार सोचते हो कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने क्या गलत कहा, क्या वो इंटरेस्ट खो रही है, ये छोटी सोचें ही एनर्जी को कमजोर करती है। सामने वाला कभी कॉन्शियसली नहीं कहता कि तुम नीडी लग रहे हो, लेकिन उसे वाइब महसूस होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम उस चीज को पुश कर देते हैं जो हमें प्रेशर दे। नीडीनेस एक इनविजिबल प्रेशर बन जाती है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति डिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। नीडीनेस का सबसे बड़ा साइन यह है कि तुम सामने वाले की चॉइस को अपने ऊपर बहुत असर डालने देते हो। अगर उसने मैसेज में डिले कर दिया, तुम एंग्शियस हो जाते हो। अगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया, तुम ओवरथिंक करने लगते हो। अगर उसने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तुम इनसिक्योर महसूस करते हो। ये सब एक्शन सामने वाले को इनडायरेक्टली बताते हैं कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट उसके हाथ में है। और अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल यही है कि जिसने कंट्रोल खो दिया, उसने वैल्यू खो दी। जब तुम अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस को दूसरे के अप्रूवल के हिसाब से चलाने लगते हो, तुम खुद को अट्रैक्शन स्केल पर गिरा देते हो। नीडीनेस हमेशा तुम्हें ऐसे डिसीजंस करवाएगी जो तुम्हारे फेवर में नहीं होते। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा वैलिडेशन। जबकि साइकोलॉजी कहती है कि जितना तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, उतना तुम्हारी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। नीडीनेस लीक तब रुकती है जब फोकस बाहर से हटकर अंदर पर आता है, यानी तुम्हारी अटेंशन उसकी रिएक्शन से हटकर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारी वाइब पर आ जाए। अ पर्सन बिकम्स अट्रैक्टिव
when they don't chase approval but stay comfortable in their own skin. जब तुम खुद को अपने इमोशंस के एंकर की तरह पकड़ लेते हो, तब सामने वाला तुमसे आकर्षित होने लगता है, क्योंकि तुम अब डेस्परेट नहीं, ग्राउंडेड लगते हो। अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वीक मैग्नेट खींच नहीं सकता। नीडीनेस मैग्नेट की शक्ति को कम कर देती है। और जब मैग्नेट कमजोर पड़ता है, सामने वाला नेचुरली दूर होने लगता है। इसलिए पहला रूल सिंपल है, जितनी जरूरत दिखाओगे उतनी ही जल्दी अट्रैक्शन टूटेगी। स्ट्रांग बनो, काम रहो और अपनी वैल्यू को दूसरों की रिएक्शंस पर डिपेंड मत होने दो। यही असली साइकोलॉजिकल शक्ति है। चैप्टर 2, वैलिडेशन हंगर। वैलिडेशन हंगर वो हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इंसान को बाहर से नॉर्मल दिखाता है, लेकिन अंदर से वो लगातार अप्रूवल की भूख में जी रहा होता है। अट्रैक्शन के शुरुआती स्टेज में ये हंगर बहुत सटल लगती है, क्योंकि शुरू में हर कोई थोड़ा अटेंशन चाहता है। लेकिन जैसे ही ये अटेंशन जरूरत बन जाती है, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जब तुम हर बात पर सामने वाले से रीअश्योरेंस चाहते हो, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, ये सभी सिग्नल्स उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसके जवाबों पर टिकी हुई है। वैलिडेशन हंगर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हें प्रेडिक्टेबल और इमोशनली फ्रैजाइल बना देता है। तुम वहीं खुश होते हो जहां वो वैलिडेशन मिले, और वहीं टूट जाते हो जहां वैलिडेशन कम हो जाए। सामने वाला सबकॉन्शियसली पावर होल्ड करने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि स्मॉल अटेंशन या स्मॉल विड्रॉल से तुम इमोशनली शिफ्ट हो जाते हो। अट्रैक्शन हमेशा बैलेंस पर चलता है, और वैलिडेशन हंगर उस बैलेंस को एक तरफ भारी कर देता है। जब कोई व्यक्ति लगातार सामने वाले से इमोशनल सिग्नल्स मांगता है, तब वो खुद को अनइंटेंशनली वैल्यू में नीचे ले जाता है। साइकोलॉजी सिंपल है, जो खुद को हाई वैल्यू समझता है उसे बार बार वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और जो हर छोटी बातें कंफर्म करना चाहता है वो इनसिक्योर वाइब देता है, जिससे अट्रैक्शन कम होने लगता है। वैलिडेशन जितना ज्यादा मांगोगे उतना कम मिलेगी, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हें सोचने, रुकने या डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही इमोशनली डिपेंडेंट हो। वैलिडेशन हंगर का एक दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खोने लगते हो। तुम अपने रियल ओपिनियंस, रियल बिहेवियर, रियल पर्सनैलिटी को दबाने लगते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाखुश ना हो जाए। यू स्टार्ट एडजस्टिंग एवरीथिंग टू मेक देम लाइक यू। स्लोली तुम खुद वैनिश होने लगते हो, और कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता जो खुद के लिए स्टैंड न ले सके। वैलिडेशन हंगर तब खत्म होती है जब इंसान इंटरनली ग्राउंडेड हो जाता है। जब तुम अपने वर्ड्स, लुक्स, बिहेवियर और एक्शंस के लिए खुद अप्रूवल बनने लगते हो। जब तुम समझते हो कि अट्रैक्शन दूसरों की आईज में नहीं, तुम्हारी वाइब में पैदा होता है। जितनी वैलिडेशन तुम खुद को दोगे, उतनी बाहरी वैलिडेशन इररिलेवेंट हो जाएगी। और यही मोमेंट होता है जब तुम्हारी प्रेजेंस फिर से स्ट्रांग और अट्रैक्टिव बनती है। लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो खुद की वैल्यू बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के जानता है। जितनी वैलिडेशन मांगोगे उतनी कम अट्रैक्टिव लगोगे, लेकिन जब वैलिडेशन की हंगर खत्म हो जाती है, तभी तुम लोगों के लिए साइकोलॉजिकली मैग्नेटिक बनते हो। चैप्टर 3, ओवर गिविंग ट्रैप। ओवर गिविंग ट्रैप वो गलती है जो सबसे केयरिंग लोग करते हैं, और फिर वही केयर अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। शुरुआत में लगता है कि ज्यादा देना, ज्यादा एफर्ट्स करना, ज्यादा अवेलेबल रहना किसी को इंप्रेस करेगा, लेकिन साइकोलॉजी उलटी काम करती है। जब तुम जरूरत से ज्यादा देते हो, तुम सामने वाले को इनडायरेक्टली ये दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू सेल्फ जेनरेटेड नहीं है, बल्कि तुम उसे पाने के लिए ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हो। यह इम्बैलेंस अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ओवर गिविंग का असली प्रॉब्लम यह है कि यह एक इमोशनल ट्रेड क्रिएट कर देता है। तुम जितना ज्यादा देते हो,
तुम्हें इतना ही रिटर्न में उम्मीद होती है। और जब सामने वाला वही इंटेंसिटी वापस नहीं देता, तुम हर्ट, कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम और भी ज्यादा देने लगते हो ताकि कनेक्शन बच जाए। लेकिन यही डेस्परेशन सामने वाले को डराने, थकाने और दूर करने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। लोग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसे पाना थोड़ा मुश्किल हो, जिसके पीछे थोड़ा एफर्ट लगे, जिसकी प्रेजेंस बैलेंस्ड हो। लेकिन जब तुम हर समय अवेलेबल हो, हर टाइम हेल्प के लिए रेडी हो, हर कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट मूव तुम ही करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी प्रिडिक्टेबल और लो वैल्यू लगने लगती है। सामने वाला सबकॉन्शियसली यह महसूस करता है कि तुम्हें खोने का कोई रिस्क नहीं है, और इसी वजह से अट्रैक्शन गिरता जाता है। ओवर गिविंग ट्रैप में सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम अपनी बाउंड्रीज खो देते हो। तुम अपनी टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशंस सब बिना सोचे खर्च करने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन इस प्रोसेस में तुम खुद को खाली कर देते हो। और जब इंसान इंटरनली एम्प्टी होता है, उसकी वाइब पहले से ही वीक महसूस होती है। वीक वाइब कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। अनदर साइकोलॉजिकल ट्विस्ट यह है कि ओवर गिविंग सामने वाले में एंटाइटलमेंट क्रिएट कर देता है। वो तुम्हारे एफर्ट्स को नॉर्मल मानने लगता है। उसे तुम्हारा देना स्पेशल नहीं, डिफॉल्ट बिहेवियर लगने लगता है। और जब तुम एक दिन थोड़ा कम देते हो, उसे डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है, वैल्यू नहीं। यही वह जगह है जहां तुम अट्रैक्शन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो। एक ऐसा रोल जिससे लोग दूर भागते हैं। ओवर गिविंग ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका सिंपल है, बैलेंस। तुम जितना जेन्युइनली फील करो उतना दो, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिना। अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, और खुद को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी सामने वाले को देते हो। अट्रैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच स्पेस से पैदा होता है, सफोकेशन से नहीं। जब तुम देना बंद नहीं करो, बस ओवर गिविंग बंद कर दो, तभी तुम्हारी वाइब फिर से रेयर और वैल्यूबल महसूस होने लगती है। सच्चाई यही है कि जितना ज्यादा तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही कम इम्प्रेस्ड होगा। लेकिन जब तुम सिर्फ खुद बने रहकर नेचुरल बैलेंस में देते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस खुद ही इम्पैक्टफुल हो जाती है। चैप्टर 4, क्लिंग प्रेशर। क्लिंग प्रेशर वो साइलेंट टेंशन है जो किसी भी रिलेशनशिप या अट्रैक्शन को धीरे धीरे चोक कर देती है। जब इंसान इमोशनली किसी पर इतना डिपेंड हो जाता है कि उसकी हर एक्शन, हर मूड, हर रिप्लाई उसके ऊपर असर डालने लगता है, तब क्लिंग प्रेशर शुरू होता है। यह प्रेशर कभी लाउड नहीं होता, लेकिन सामने वाला इसे महसूस करता है। एक ऐसी इनविजिबल पकड़ जो उसे चाहकर भी रिलैक्स नहीं रहने देती। क्लिंग प्रेशर का सबसे बड़ा साइन यह है कि तुम हर छोटी बात को बहुत सीरियसली लेने लगते हो। अगर उसने देर से रिप्लाई किया, तुम चिंतित हो जाते हो। अगर वह बिजी है, तुम ओवरथिंक करने लगते हो। अगर वह थोड़ी डिस्टेंस लेती है, तुम इनसिक्योर फील करने लगते हो। ये सारी छोटी छोटी रिएक्शन सामने वाले के लिए एक इमोशनल भार बन जाती है। अट्रैक्शन तभी ग्रो करता है जब दोनों को स्पेस मिले, लेकिन क्लिंग प्रेशर उस स्पेस को खत्म कर देता है। जब तुम किसी की प्रेजेंस को अपनी स्टेबिलिटी का सोर्स बना लेते हो, तब तुम्हारे अंदर का काम टूट जाता है। तुम खुद से ज्यादा उनके नेक्स्ट मूव पर फोकस करने लगते हो। एंड द मोमेंट दे सेंस दैट योर पीस डिपेंड्स ऑन देम, अट्रैक्शन कमजोर होने लगता है। लोग नेचुरली उस एनर्जी से दूर हटते हैं जो उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती है। कोई भी इंसान उस जगह नहीं रहना चाहता जहां उसे इमोशनल ऑक्सीजन न मिले। क्लिंग प्रेशर का एक और हिडन इफेक्ट है, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगते हो। तुम उसकी पसंद के हिसाब से खुद को बदलने लगते हो, उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो, उसकी मूड स्विंग्स को हैंडल करने में खुद को ड्रेन कर देते हो। ऐसा लगता है कि तुम रिलेशनशिप बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी खुद की शाइन खो रहे होते हो। और रिमेंबर, जब तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हो,
तुम खुद कम अट्रैक्टिव हो जाते हो। स्पेस एक साइकोलॉजिकल मैग्नेट है। जितना हेल्थी डिस्टेंस होता है, उतनी क्यूरियोसिटी, उतनी एक्साइटमेंट और उतनी ही रिस्पेक्ट बढ़ती है। लेकिन क्लिंग प्रेशर क्यूरियोसिटी को किल कर देता है, एक्साइटमेंट को स्लो कर देता है और रिस्पेक्ट को रिप्लेस कर देता है इमोशनल हैवीनेस से। सामने वाला धीरे धीरे डिस्टेंस लेता है क्योंकि वो फ्रीडम चाहता है, नॉट एस्केप बट ब्रीथिंग रूम। क्लिंग प्रेशर से बाहर निकलने का तरीका है अपनी इमोशनल एनर्जी वापस खुद के पास लाना, अपनी लाइफ को वापस सेंटर में रखना। दूसरे की प्रेजेंस बोनस होनी चाहिए, बैकबोन नहीं। जब तुम अपने गोल्स, हैबिट्स, फ्रेंडशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हो, तुम्हारी वाइब नेचुरली लाइटर और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। अट्रैक्शन हमेशा फ्लो में ग्रो करता है, ग्रिप में नहीं। अगर तुम्हें ऐसे डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो डार्क साइकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें और भी पावरफुल कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है और तुम हमारी हर नई वीडियो का हिस्सा बनते रहोगे। अरे, चैप्टर 5, इनसिक्योरिटी फ्लैश। इनसिक्योरिटी फ्लैश वो छोटा सा मोमेंट होता है जब तुम्हारी अंदर की वीकनेस अचानक बिहेवियर के जरिए बाहर आ जाती है। ये फ्लैशेस अक्सर बहुत सटल होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। अट्रैक्शन के शुरुआती स्टेजेस में लोग वाइब को वर्ड से ज्यादा देखते हैं और इनसिक्योरिटी की वाइब इंस्टेंटली सामने वाले के सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। एक छोटी मिस्टेक, एक छोटी रिएक्शन, एक छोटा इमोशनल स्लिप और पूरा डायनामिक बदल सकता है। इनसिक्योरिटी फ्लैश तब दिखता है जब तुम नॉर्मल सिचुएशंस को भी थ्रेट की तरह रिएक्ट करने लगते हो। उसने रिप्लाई थोड़ा लेट कर दिया और तुम इमीडिएटली सोचने लगते हो कि वो इंटरेस्ट खो रही है। उसने किसी और फ्रेंड की स्टोरी पर रिएक्ट किया और तुम खुद को कंपेयर करने लगते हो। उसने टोन थोड़ी ड्राई में रिप्लाई कर दी और तुम ओवरथिंक में डूब जाते हो कि क्या तुमने कुछ गलत कहा। ये सारे रिएक्शन सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड नहीं हो। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक सिंपल रूल है, लोग स्टेबिलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंस्टेबिलिटी से दूर जाते हैं। जब तुम्हारी इनसिक्योरिटी बार बार फ्लैश करती है, तुम अनजाने में ये मैसेज भेजते हो कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट फ्रैजाइल है और वो किसी और के एक्शन से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाती है। और इसी वजह से अट्रैक्शन फॉल होने लगता है, क्योंकि किसी को भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता जिसके साथ रहकर दबाव महसूस हो। इनसिक्योरिटी फ्लैश का दूसरा असर है अननेसेसरी रीअश्योरेंस मांगना। तुम बार बार इनडायरेक्टली पूछते हो कि सब ठीक है ना, तुम नाराज तो नहीं, तुम इंटरेस्ट खो तो नहीं रही। ये क्वेश्चन सामने वाले को बताते हैं कि तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट की कमी हर जगह दिखाई देने लगती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी वॉइस टोन में, तुम्हारे टेक्स्ट्स में। कॉन्फिडेंस की जगह डाउट दिखाई देता है और डाउट अट्रैक्शन की सबसे बड़ी एनिमी है। एक हिडन प्रॉब्लम यह भी है कि इनसिक्योरिटी फ्लैश अक्सर एनर्जी को ऑफ बैलेंस कर देता है। सामने वाला रिलैक्स्ड वाइब में होता है, लेकिन तुम्हारी इनसिक्योरिटी अचानक प्रेशर क्रिएट कर देती है। उसे लगता है कि उसे तुम्हें इमोशनली संभालना पड़ेगा और ये डायनामिक एक हेल्थी कनेक्शन को वीक बना देता है। अट्रैक्शन तभी ग्रो करता है जब दोनों लोग अपने इमोशंस खुद हैंडल करते हैं, ना कि एक व्यक्ति दूसरे की स्टेबिलिटी का वेट उठाए। इनसिक्योरिटी फ्लैश से निकलने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। रिकॉग्नाइज करो कि कौन से मोमेंट्स में तुम इंस्टेंटली रिएक्शन देते हो। खुद से पूछो कि ये रिएक्शन रियलिटी पर बेस्ड है या इमेजिनेशन पर। अपने माइंड को यह सिखाओ कि हर डिले, हर टोन चेंज, हर छोटी बात का डीपर मीनिंग नहीं होता। लोग बिजी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और हमेशा इमोशनली ट्यून्ड नहीं रहते। ये नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल चीजों से हटाकर इंटरनल बनाना। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी फ्लैशेस कम होने लगती है। तुम काम रिस्पॉन्ड करने लगते हो, रिएक्ट नहीं।
तुम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, एग्जैजरेट नहीं। और यही स्लो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी वाइब को फिर से अट्रैक्टिव बना देती है। चैप्टर 6, अटेंशन ड्रेन। अटेंशन ड्रेन तब होता है जब तुम अपने पूरे फोकस को एक ही इंसान पर इतना ज्यादा डाल देते हो कि तुम्हारी पूरी एनर्जी वहीं खर्च होने लगती है। अट्रैक्शन का खेल हमेशा बैलेंस्ड अटेंशन पर चलता है, लेकिन जब तुम्हारा फोकस एक्सट्रीम हो जाता है तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे तुम्हारी लाइफ में एक डिसप्रोपोर्शनेट स्पेस मिल गया है। ये इम्बैलेंस शुरू में फ्लैटरिंग लग सकता है, लेकिन कुछ ही समय में ये सफोकेटिंग बन जाता है। अटेंशन ड्रेन तब दिखाई देता है जब तुम हर मोमेंट में ये सोचते हो कि वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, उसकी स्टोरी किसने लाइक की, उसका स्टेटस क्या है, उसने आखिरी बार किसे रिप्लाई किया। ये टाइनी ऑब्सेशंस तुम्हारी मेंटल बैंडविड्थ कंज्यूम करने लगते हैं। तुम अपनी रूटीन, गोल्स और पर्सनल एक्टिविटीज को साइड में रखकर लगातार उसके सिग्नल्स पर फोकस करने लगते हो। ये सेल्फ नेग्लेक्ट सामने वाले को भी दिखने लगता है, और यही तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे कम करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, यह है जिस चीज को हम ज्यादा आसानी से पाते हैं उसकी चार्म कम होने लगती है। जब पूरी अटेंशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो अटेंशन रेयर नहीं रहती, और रेयर चीजें ही अट्रैक्टिव होती है। जब तुम्हारी अटेंशन ड्रेन हो जाती है तुम अपनी एनर्जी खो देते हो, और लो एनर्जी प्रेजेंस कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती। अटेंशन ड्रेन का एक और हिडन साइड इफेक्ट है इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। जब तुम अपनी एनर्जी किसी एक इंसान में इन्वेस्ट करते हो तो उसके स्मॉल एक्शंस भी तुम्हारी मूड को कंट्रोल करने लगते हैं। अगर उसने जल्दी रिप्लाई दिया, तुम खुश। अगर उसने इग्नोर्ड किया, तुम अपसेट। अगर उसने कुछ लेट पोस्ट किया, तुम इनसिक्योर। तुम्हारी पूरी इमोशनल बैलेंस उसके माइक्रो बिहेवियर पर डिपेंड होने लगती है। ये डिपेंडेंसी सामने वाले को फील होती है और उसे धीरे धीरे डिस्टेंस लेने पर मजबूर करती है। अटेंशन ड्रेन का अगला प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगते हो। तुम अपने हॉबीज, फ्रेंड्स, हैबिट्स और रूटीन को कम करने लगते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी एक ही पर्सन के अराउंड घूमने लगती है। बट अट्रैक्शन ग्रोज ओनली व्हेन बोथ पीपल हैव देयर ओन लाइफ, देयर ओन वर्ल्ड, देयर ओन आइडेंटिटी। जब तुम अपनी दुनिया को छोटा कर देते हो, सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हो, तो तुम अनइंटरेस्टिंग और प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। अटेंशन ड्रेन से बाहर निकलने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अपनी अटेंशन वापस अपनी ग्रोथ, हेल्थ, हॉबीज और डेली इंप्रूवमेंट्स पर लगाओ। अपने माइंड को रिमाइंड करो कि तुम एक कंप्लीट पर्सन हो, और तुम्हारी वैल्यू किसी एक व्यक्ति की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। जब तुम अपनी एनर्जी वापस अपने पास रखते हो, तुम्हारी वाइब ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड और पावरफुल बनती है। यही बैलेंस अट्रैक्शन को रिवाइव करता है और तुम्हें फिर से रेयर बनाता है। अट्रैक्शन हमेशा बैलेंस्ड अटेंशन से बनता है, ऑब्सेशन से नहीं। When you protect your energy, you protect your value. चैप्टर 7, वैल्यू ड्रॉप। वैल्यू ड्रॉप वो मोमेंट है जब सामने वाला तुम्हें अचानक कम इंपॉर्टेंट समझने लगता है, और ये अक्सर तुम्हारे बिहेवियर से होता है, ना कि किसी डाउनफॉल से। अट्रैक्शन में वैल्यू एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है। तुम वास्तव में कौन हो उससे ज्यादा तुम सामने वाले को कैसे दिखाई देते हो वही मैटर करता है। जब तुम्हारे एक्शंस प्रेडिक्टेबली नीडी, ओवर अवेलेबल या ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू गिरने लगती है। और एक बार वैल्यू ड्रॉप शुरू हो जाए, अट्रैक्शन तेजी से नीचे जाता है। वैल्यू ड्रॉप सबसे पहले तब होता है जब तुम अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर करने लगते हो। तुम हर बार यस बोल देते हो, चाहे तुम बिजी हो, टायर्ड हो या मूड में ना हो। तुम अपने टाइम और एनर्जी को इतनी आसानी से दे देते हो कि सामने वाले को तुम एक्सेसिबल और लो स्टैंडर्ड्स वाले लगने लगते हो। बाउंड्रीज वैल्यू बनाती है, और बाउंड्रीज का टूटना वैल्यू डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा रीजन है सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना। जब तुम डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को टॉलरेट करते हो,
लेट रिप्लाईज को एक्सेप्ट कर लेते हो, रूड टोन को इग्नोर कर देते हो, या लगातार एफर्ट्स सिर्फ तुम करते हो, ये सिग्नल सामने वाले को बताते हैं कि तुम्हारी वैल्यू फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल वैल्यू हमेशा गिरती है। लोग उसी को हाई वैल्यू समझते हैं जो खुद को प्रायोरिटी देता है, ना कि उस व्यक्ति को जो दूसरे के मूड्स और बिहेवियर्स पर डिपेंड हो जाता है। वैल्यू ड्रॉप तब भी होता है जब तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को साइड में रखकर सारी एनर्जी सामने वाले पर इन्वेस्ट कर देते हो। एक इंसान जितना अपने लाइफ में इन्वेस्टेड होता है उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया छोटी होकर सिर्फ उसी इंसान के अराउंड घूमने लगे तो सामने वाले की नजर में तुम्हारी यूनिकनेस गायब हो जाती है। तुम प्रिडिक्टेबल, बोरिंग और रिप्लेसेबल लगने लगते हो। अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से बनता है, और क्यूरियोसिटी तब खत्म होती है जब तुम मिस्ट्री खो देते हो। एक और हिडन फैक्टर है चेसिंग बिहेवियर। अगर हर बार कॉन्वर्सेशन, प्लान, कॉल या मीटिंग का इनिशिएटिव तुम ही लेते हो, सामने वाले के माइंड में तुम चीप दिखने लगते हो। नॉट बिकॉज यू आर चीप, बट बिकॉज तुमने खुद को आसानी से उपलब्ध पोजीशन में रख दिया है। अट्रैक्शन हमेशा दो तरफा टेंशन से ग्रो करता है। अगर टेंशन गायब तो अट्रैक्शन भी। वैल्यू ड्रॉप से बचने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट और बैलेंस की जरूरत है। खुद को उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना दूसरे को देते हो। अपने हॉबीज, गोल्स, पर्सनल रूटीन को एक्टिव रखो। अपने टाइम को वैल्यूबल बनाओ ताकि दूसरों की नजर में भी वो वैल्यूबल लगे। अपने इमोशंस को दूसरे की रिएक्शंस पर डिपेंड मत होने दो। जब तुम खुद को हाई वैल्यू ट्रीट करते हो, दुनिया तुम्हें वही वैल्यू वापस देती है। वैल्यू ड्रॉप तब रुकता है जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो। चैप्टर 8, प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रिडिक्टेबल पैटर्न अट्रैक्शन का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, क्योंकि जब किसी इंसान का बिहेवियर पूरी तरह गैसेबल हो जाता है तो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और थ्रिल सब गायब हो जाते हैं। शुरुआत में कंसिस्टेंसी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब कंसिस्टेंसी प्रिडिक्टेबिलिटी में बदल जाती है तब माइंड बोर्डम महसूस करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा नॉवेल्टी चाहती है, कुछ थोड़ा नया, थोड़ा अलग, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जब तुम्हारा हर मूव पहले से इमेजिन किया जा सके तो सामने वाला तुम्हें नेचुरली कम इंटरेस्टिंग समझने लगता है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न तब शुरू होता है जब तुम्हारी रिएक्शंस हर बार एक जैसी हो। उसने लेट रिप्लाई किया, तुम हर्ट हो जाते हो। उसने अच्छा मैसेज भेजा, तुम इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाते हो। उसने थोड़ा डिस्टेंस रखा, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगते हो। तुम एक ओपन बुक बन जाते हो। और जब इंसान तुम्हें पढ़ लेता है तो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। बिना क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन सरवाइव नहीं कर सकता। एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न यह भी है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। उसने मैसेज किया, तुम इंस्टेंटली रिप्लाई। उसने कॉल किया, तुम तुरंत पिक। उसने प्लान बनाया, तुम बिना सोच रेडी। जितना तुम अपने एक्शंस को इजी टू प्रिडिक्ट बनाते हो उतना ही तुम कीमती लगना बंद हो जाते हो। रीजन सिंपल है रेयर चीज वैल्यूबल होती है, आसानी से मिल जाने वाली चीज नहीं। प्रिडिक्टेबिलिटी वाइब को मोनोटोनस बनाती है। उसे लगता है कि उसके पास इमोशनल कंट्रोल है, क्योंकि तुम हर सिचुएशन में उसी तरह बिहेव करते हो जैसे वह एक्सपेक्ट करती है। यह डायनेमिक बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अट्रैक्शन तभी ग्रो करता है जब दोनों साइड्स में थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा स्पेस और थोड़ा इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गेम्स खेलना है, बल्कि तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी, बाउंड्रीज और सेल्फ फोकस को बरकरार रखना है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न का एक हिडन खतरा यह है कि तुम अनइंटेंशनली अपने आप को लोअर पोजीशन में प्लेस कर देते हो। जब कोई जानता है कि तुम हर हाल में ट्राई करोगे, हर बार इनिशिएट करोगे, हर बार एडजस्ट करोगे, तो वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझना शुरू कर देता है। वंस टेकन फॉर ग्रांटेड वैल्यू ड्रॉप शुरू, अट्रैक्शन डिक्लाइन शुरू। प्रिडिक्टेबल पैटर्न तब भी बनता है जब तुम अपनी पर्सनैलिटी के हर हिस्से को
दूसरों की कंफर्ट के हिसाब से मोल्ड कर लेते हो। तुम वही जोक्स करते हो जो उसे पसंद है, वही बातें करते हो जो वो सुनना चाहती है, वही ओपिनियंस रखते हो जो उसे रेजोनेट करते हैं। स्लोली तुम जेन्युइन नहीं लगते, बल्कि एक स्क्रिप्टेड वर्जन बन जाते हो। स्क्रिप्टेड लोग कभी अट्रैक्टिव नहीं होते, रियल लोग होते हैं। प्रिडिक्टेबल पैटर्न को तोड़ने का तरीका सिंपल है। अपने लाइफ में वैरायटी, बाउंड्रीज और ऑथेंटिसिटी वापस लाओ। हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई जरूरी नहीं। हर प्लान को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। हर इमोशन को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं। अपने टाइम, गोल्स और प्रायोरिटीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मिस्ट्री तब पैदा होती है जब तुम अपने वर्ल्ड को एक्टिव रखते हो, जब तुम अनप्रिडिक्टेबल नहीं, लेकिन बैलेंस्ड और सेल्फ ड्रिवन रहना शुरू करते हो। तभी तुम्हारी वाइब फिर से मैग्नेटिक बनती है। अट्रैक्शन हमेशा उस व्यक्ति के पास लौटता है जो खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर चलता है। चैप्टर 9, बाउंड्री इरोजन। बाउंड्री इरोजन वो धीमी प्रक्रिया है जिसमें तुम अपनी पर्सनल लिमिट्स को इतना सॉफन कर देते हो कि सामने वाला उन्हें महसूस भी नहीं कर पाता। अट्रैक्शन हमेशा रिस्पेक्ट और बैलेंस से चलता है, लेकिन बाउंड्रीज के टूटते ही रिस्पेक्ट कम होने लगता है, और रिस्पेक्ट कम होते ही अट्रैक्शन गिरने लगता है। बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस है जो तुम्हारी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करती है। और जब ये लाइंस गायब हो जाती है, तुम खुद भी धीरे धीरे अपनी वर्थ खोने लगते हो। बाउंड्री इरोजन तब शुरू होती है जब तुम छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। उसने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया, तुमने बिना कुछ बोले मान लिया। उसने रूड टोन में बात की, तुमने इग्नोर कर दिया। उसने टाइम नहीं दिया, तुमने एडजस्ट कर लिया। ये छोटे कॉम्प्रोमाइजेस मिलकर एक बड़ा मैसेज भेजते हैं। तुम्हारी लिमिट्स फ्लेक्सिबल है और तुम्हारी इमोशंस लो प्रायोरिटी है। जब सामने वाला देखता है कि तुम हर डिसरिस्पेक्ट को नॉर्मल मानते हो, तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है, जिस चीज को हम पुश कर सकते हैं उसे हम रिस्पेक्ट नहीं करते। बाउंड्रीज ना होने का मतलब है तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, और एक व्यक्ति जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता वो हाई वैल्यू नहीं दिखता। बाउंड्री इरोजन का एक कॉमन साइन है ओवर एकोमोडेशन। तुम हर बार सिचुएशन को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हो। तुम अनकंफर्टेबल भी हो, लेकिन तुम बोलते नहीं। तुम डिसएग्री भी करते हो, लेकिन तुम एक्सप्रेस नहीं करते। तुम हर्ट भी हो, लेकिन तुम हाइड करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ट्रूथ बोला तो सामने वाला दूर हो जाएगा। यही फियर बाउंड्रीज को स्लोली डिसॉल्व करता है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल इशू यह है कि जब बाउंड्रीज कमजोर होती है, तुम अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम गिव कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इससे अनअवेयर होता है। उसे लगता है कि सब नॉर्मल है, और जब तुम आखिरकार रिएक्ट करते हो, फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत एक्यूमुलेट हो चुकी होती है। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और कनेक्शन और भी वीक हो जाता है। बाउंड्री इरोजन का दूसरा इफेक्ट यह है कि तुम अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हो। तुम अपनी वैल्यूज, रूटीन, चॉइसेस और प्रायोरिटीज को साइड पर रखकर सामने वाले की कन्वीनियंस के हिसाब से चलने लगते हो। अट्रैक्शन हमेशा इंडिविजुअलिटी से आता है, लेकिन जब तुम अपनी आइडेंटिटी शैलो कर देते हो, तुम कम इंटरेस्टिंग, कम स्ट्रांग और कम ग्राउंडेड दिखने लगते हो। बाउंड्रीज वापस बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन, काम तरीके से अपनी लिमिट्स कन्वे करना। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी, जो लिमिट सेट की है उसे मेंटेन करना। बाउंड्रीज वॉल्स नहीं होती, वे फिल्टर्स होती है। ये डिस्टेंस नहीं बनाती, रिस्पेक्ट बनाती है। जब तुम बाउंड्रीज रिस्टोर करते हो, तुम इंस्टेंटली ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड दिखने लगते हो।
पीपल चेज व्हाट इज डिफाइंड, नॉट व्हाट इज ब्लरी। बाउंड्रीज तुम्हारी वैल्यू को शार्प और विजिबल बनाती है। चैप्टर 10, एनर्जी इंबैलेंस। एनर्जी इंबैलेंस अट्रैक्शन को सबसे तेज डिसरप्ट करने वाली इनविजिबल फोर्स है। शुरुआत में दो लोग एक नेचुरल फ्लो में कनेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति एनर्जी में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करता है और दूसरा कम, कनेक्शन का बैलेंस टूटने लगता है। अट्रैक्शन हमेशा दो लोगों की एनर्जी के बीच एक सटल हार्मनी से बनता है। जब यह हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो वाइब भी डिस्टर्ब हो जाती है। एनर्जी इंबैलेंस वह स्टेज है जहां एक व्यक्ति चेस मोड में होता है और दूसरा कंफर्ट जोन में। एनर्जी इंबैलेंस सबसे पहले तब दिखती है जब तुम कॉन्वर्सेशन, एफर्ट्स और इमोशनल इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंटली ज्यादा देते हो। तुम मैसेज पहले भेजते हो, कॉल पहले करते हो, प्लान पहले बनाते हो और रिलेशनशिप बनाए रखने की कोशिश भी तुम्हारी तरफ से ज्यादा होती है। शुरुआत में ये तुम्हें केयरिंग लगता है, लेकिन सामने वाले के माइंड में यही बिहेवियर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। उसे लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टेड हो और यही परसेप्शन अट्रैक्शन को कम करने लगता है। दूसरा साइन है इमोशनल स्पीड मिसमैचिंग। तुम कनेक्शन को तेजी से डीपन करना चाहते हो, फ्यूचर की बातें, फीलिंग्स की बातें, क्लोजनेस की बातें, बट सामने वाला अभी उस पेस पर नहीं होता। जब तुम फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो सामने वाले को इमोशनल प्रेशर महसूस होने लगता है। यही प्रेशर कनेक्शन को फोर्सफुल बना देता है और फोर्स्ड एनर्जी किसी को भी अनकंफर्टेबल कर देती है। तीसरा साइन है ओवर थिंकिंग वर्सेस इंडिफरेंस। तुम हर छोटी बात, हर पॉज, हर रिप्लाई के पीछे मीनिंग ढूंढते हो, जबकि सामने वाला कैजुअल माइंडसेट में होता है। तुम्हारा मेंटल इन्वेस्टमेंट डीप हो चुका होता है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी सरफेस लेवल पर होती है। यह इमोशनल मिसमैच इंबैलेंस को और गहरा कर देता है। एनर्जी इंबैलेंस का सबसे हिडन इफेक्ट है पावर शिफ्ट। रिलेशनशिप में पावर डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल नहीं, बल्कि इमोशनल इंडिपेंडेंस होता है। जिसे कम जरूरत होती है उसके पास नेचुरली ज्यादा इमोशनल पावर होती है, और जिसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी वैल्यू सामने वाले की नजर में कम हो जाती है। ये कोई हार्श ट्रूथ नहीं, बस ह्यूमन साइकोलॉजी का डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। जब तुम अपनी एनर्जी डिस्प्रोपोर्शनेटली देते हो, तुम अनजाने में खुद को लोअर पोजीशन में प्लेस कर देते हो। सामने वाला ये नहीं सोचता कि तुम अच्छे हो, वह सबकॉन्शियसली ये सोचता है कि तुम उसके अटेंशन के लिए compete कर रहे हो। और कंपटीशन वाइब हमेशा अट्रैक्शन को किल करती है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने का तरीका सिंपल है, एनर्जी को वापस बैलेंस में लाना। इसका मतलब है तुम खुद की लाइफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, हॉबीज में समय लगाओ, फिजिकल स्पेस दो, इमोशनल पेस स्लो करो, कॉन्वर्सेशंस में भी नेचुरल पॉजेस अलाउ करो। जब तुम्हारी एनर्जी सेल्फ डायरेक्टेड होती है, तुम्हारी वाइब ग्राउंडेड हो जाती है, और ग्राउंडेड वाइब हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्शन हमेशा संतुलन में ग्रो करता है। जब दो लोग इक्वल एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तभी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। चैप्टर 11, अप्रूवल स्पाइरल। अप्रूवल स्पाइरल एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप है जिसमें इंसान लगातार सामने वाले से वैलिडेशन लेने की कोशिश करता है, और जितना वैलिडेशन नहीं मिलता उतना वह अप्रूवल के पीछे भागने लगता है। यह एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, क्योंकि जितना तुम किसी का अप्रूवल चेस करते हो उतना ही तुम्हारी वैल्यू उनकी नजर में गिरती जाती है। अट्रैक्शन हमेशा कॉन्फिडेंस पर चलता है, और अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर उस कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अप्रूवल स्पाइरल की शुरुआत सटल होती है। तुम छोटी छोटी बातों पर उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करने लगते हो। क्या उसने तुम्हारी स्टोरी देखी? क्या उसने तुम्हारे मैसेज को लाइक किया? क्या उसने कॉम्प्लीमेंट दिया? धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशंस एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन फेल होती है, तुम और ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हो ताकि तुम्हें उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। यही एफर्ट तुम्हें अप्रूवल स्पाइरल के अंदर खींच लेता है। इस स्पाइरल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम अपनी नेचुरल पर्सनालिटी खोने लगते हो।
तुम वो बातें बोलते हो जो उसे पसंद आए। तुम वही जोक्स करते हो जो उसे फनी लगे। तुम अपने ओपिनियंस तक एडजस्ट कर लेते हो ताकि वो नाराज ना हो जाए। ये आर्टिफिशियल बिहेवियर टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी ओरिजिनलिटी को खत्म कर देता है। और हर इंसान डीप इनसाइड उसी के प्रति अट्रैक्ट होता है जो खुद का रियल वर्जन दिखाने की हिम्मत रखता है। अप्रूवल स्पाइरल का एक और साइन है इमोशनल ओवर रिएक्शन। अगर सामने वाला थोड़ा डिस्टेंट हो जाए, तुम डर जाते हो। अगर उसने मैसेज शॉर्ट कर दिया, तुम एंग्शियस हो जाते हो। अगर उसने प्लान डिले किया, तुम इनसिक्योर हो जाते हो। ये रिएक्शन सामने वाले को सिग्नल देती है कि उसे तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर है। और जब पावर इम्बैलेंस बन जाता है, अट्रैक्शन अपनी इंटेंसिटी खो देता है। अप्रूवल स्पाइरल का तीसरा हिडन इफेक्ट है सेल्फ नेग्लेक्ट। तुम अपने गोल्स, रूटीन, हैबिट्स और पर्सनल ग्रोथ को साइड में रखकर सिर्फ उसी की अटेंशन पर डिपेंड हो जाते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी अप्रूवल के अराउंड घूमने लगती है, और यही डिपेंडेंसी तुम्हें कम अट्रैक्टिव दिखाती है। एक व्यक्ति जो खुद की जिंदगी चलाता है, वही दूसरों की नजर में वैल्यूएबल लगता है। अप्रूवल स्पाइरल से बाहर निकलने का तरीका एक शिफ्ट है। फोकस को एक्सटर्नल से इंटरनल पर लाना। सोचो, क्या तुम अप्रूवल चाहते हो या रिस्पेक्ट? क्या तुम अटेंशन चाहते हो या वैल्यू? क्या तुम लाइक्ड होना चाहते हो या एक्चुअली इंपॉर्टेंट? अट्रैक्शन तभी ग्रो करता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद की बाउंड्रीज इंटैक्ट रखते हो और रिस्पेक्ट बेस्ड कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, ना कि डेस्परेटली वैलिडेशन ढूंढते हो। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुमने किसी के अप्रूवल के लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट किया हो? चैप्टर 12, इमोशनल ओवरलोड। इमोशनल ओवरलोड वो स्टेज है जहां तुम अपनी फीलिंग्स इतनी तेजी और इतनी गहराई से एक्सप्रेस करने लगते हो कि सामने वाला ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगता है। अट्रैक्शन का नेचर एक फ्लो की तरह होता है, धीरे धीरे, नेचुरली, बिना प्रेशर के। लेकिन जब इमोशंस बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बहुत ओपनली बाहर आने लगते हैं, तो वो फ्लो टूट जाता है। सामने वाला कनेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल वेट महसूस करता है। इमोशनल ओवरलोड की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। एक छोटा सा जेस्चर भी तुम्हें जल्दी अटैच कर देता है और तुम उसी इंटेंसिटी को तुरंत एक्सप्रेस कर देते हो। तुम बहुत जल्दी केयर दिखाते हो, बहुत जल्दी अफेक्शन दिखाते हो, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो। ये इंटेंसिटी तुम्हें जेन्युइन नहीं, बल्कि अनबैलेंस दिखाती है। किसी भी कनेक्शन में इमोशनल पेस सिंक होना सबसे जरूरी है। अगर तुम बहुत आगे बढ़ जाओ और सामने वाला अभी शुरुआत में हो, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इमोशनल ओवरलोड का दूसरा एस्पेक्ट है ओवर शेयरिंग। तुम अर्ली स्टेज में ही अपनी लाइफ की डीप डिटेल्स, स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज और सीक्रेट्स शेयर करने लगते हो। तुम्हें लगता है इससे बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेकिन अक्सर सामने वाला इसे इमोशनल इंटीमेसी की जल्दी कोशिश समझता है। रियल इंटीमेसी टाइम लेती है, डेप्थ लेती है, ग्रेजुअल ट्रस्ट लेती है। इंस्टेंट डंपिंग केवल प्रेशर बनाती है। जब तुम ऐसा करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रखते। इमोशनल ओवरलोड रिलेशनशिप के डायनामिक को भी बदल देता है। सामने वाले को लगता है कि उसे तुम्हारी इमोशंस को संभालना पड़ेगा, तुम्हें रीअश्योर करना पड़ेगा या तुम्हें हर्ट होने से बचाना पड़ेगा। यह सटल ऑब्लिगेशन अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना और किसी की तरफ अट्रैक्टेड होना दो अलग चीजें हैं। इमोशनल ओवरलोड इंसान को दोस्त की तरह महसूस कराता है, पार्टनर की तरह नहीं। तीसरा साइड इफेक्ट है इमोशनल रिएक्शंस का अनप्रिडिक्टेबल होना। तुम्हारी इमोशंस बहुत जल्दी हाई हो जाती है और उतनी ही जल्दी लो भी। सामने वाला गेस नहीं कर पाता कि तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी। यह अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट नहीं, डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है। अट्रैक्शन कंफर्ट प्लस क्लैरिटी से ग्रो करता है, ना कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी से
जो एंग्जाइटी पैदा करे। इमोशनल ओवरलोड को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है पेस स्लो करना, अपनी इमोशंस को धीरे और नेचुरली अनफोल्ड होने देना। हर चीज को तुरंत लेबल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कनेक्शन को स्पेस देना, टाइम देना और सामने वाले को भी इक्वली इन्वेस्ट करने का मौका देना जरूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी वही है जहां तुम महसूस करते हो लेकिन एक्सप्रेस करने का राइट टाइम भी जानते हो। अब सब्सक्राइबर्स से एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को शुरुआत में ही बहुत ज्यादा इमोशंस दिखा दिए और बाद में लगा कि शायद यही मिस्टेक कनेक्शन को कमजोर कर गई? चैप्टर 13, वीक फ्रेम। वीक फ्रेम वो सटल लेकिन बेहद पावरफुल मिस्टेक है जो अट्रैक्शन को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। फ्रेम का मतलब होता है तुम्हारा मेंटल स्पेस। तुम दुनिया को कैसे देखते हो, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कैसे खड़े रहते हो। जब फ्रेम स्ट्रांग होता है तुम दूसरों को अपनी एनर्जी में पुल करते हो, लेकिन जब फ्रेम वीक हो जाता है तुम दूसरों की एनर्जी में खो जाते हो। अट्रैक्शन हमेशा उसी के पास जाता है जिसका फ्रेम स्टेडी होता है। वीक फ्रेम की शुरुआत तब होती है जब तुम सिचुएशंस को अपने हिसाब से नहीं बल्कि सामने वाले की रिएक्शंस के हिसाब से जीने लगते हो। उसकी एक स्माइल से तुम ओवरली एक्साइटेड हो जाते हो, उसकी एक कोल्ड रिप्लाई से तुम पूरे दिन अपसेट हो जाते हो। यानी तुम्हारी इमोशनल स्टेट उसकी छोटी छोटी एक्शन से कंट्रोल होने लगती है। यह वही मोमेंट है जहां तुम्हारा फ्रेम टूटना शुरू होता है। फ्रेम कोलैप्स होने का मतलब है तुम लीडरशिप वाइब खो देते हो और अट्रैक्शन लीडरशिप से ही पैदा होता है। वीक फ्रेम का दूसरा साइन है अग्रीमेंट मोड। तुम हर बात पर हां बोलते हो, हर ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हो, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि डिसएग्री करने से सामने वाला दूर हो जाएगा, इसलिए तुम अपनी वॉइस सप्रेस कर देते हो। लेकिन यही साइलेंस तुम्हारी आइडेंटिटी को वीकन कर देती है। सामने वाले को लगता है कि तुम स्टैंड नहीं ले सकते, तुम अपने थॉट्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। यह परसेप्शन तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे गिरा देता है। फ्रेम तब भी कमजोर होता है जब तुम चैलेंजेस से डरने लगते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा मूड चेंज तुम्हें पैनिक कर देता है। तुम्हें लगता है कनेक्शन टूट जाएगा और इसी डर में तुम ओवर कॉम्पेंसेट करने लगते हो। लेकिन याद रखो, स्ट्रॉन्ग फ्रेम हमेशा काम रहता है। वह सिचुएशंस को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करने देता। वीक फ्रेम उन चीजों पर रिएक्ट करता है जो उसे कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। वीक फ्रेम का तीसरा एस्पेक्ट है एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। जब तुम्हें अपनी वर्थ फील करने के लिए दूसरे की अप्रूवल चाहिए होती है, तुम्हारा फ्रेम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की वैल्यू इंटरनल सोर्स से नहीं ले सकता, वो दूसरों के डिसीजंस और रिएक्शन से बहुत इजीली प्रभावित हो जाता है। अट्रैक्शन वीकनेस की तरफ नहीं बल्कि स्टेबिलिटी की तरफ खींचता है। वीक फ्रेम को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी आइडेंटिटी को सेंटर में रखना। तुम्हारे गोल्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज क्लियर हो। तुम सिचुएशंस को डिफाइन करो, नॉट दी अदर वे अराउंड। अगर कोई डिस्टेंस लेता है तुम इमोशनली ग्राउंडेड रहो। अगर कोई बाद में इंटरेस्ट दिखाए तुम तुरंत जंप ना करो। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तुम कामली स्टेप बैक कर सको। यही स्ट्रॉन्ग फ्रेम है, एक स्टेडी फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फ्रेम कभी लाउड नहीं होता, यह एक काम कॉन्फिडेंस है जो वाइब में महसूस होती है। जब तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग होता है लोग तुम्हारी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी रेयर है और रेयर चीजें हमेशा मैग्नेटिक होती है। चैप्टर 14, साइलेंट रिपल्शन। साइलेंट रिपल्शन वो आकर्षण घातक मोमेंट है जो बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी फाइट और बिना किसी क्लियर रीजन के पैदा होता है। सामने वाला अचानक तुमसे दूर महसूस करने लगता है, वाइब डल हो जाती है, केमिस्ट्री थिन होने लगती है और कनेक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है। रिपल्शन लाउड नहीं होती,
ये एनर्जेटिक होती है। तुम कुछ बोलते नहीं, वो कुछ कहती नहीं, लेकिन दोनों के बीच एक इनविजिबल डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। साइलेंट रिपल्शन अक्सर तब शुरू होती है जब तुम्हारी वाइब नीडी, एंग्शियस या अप्रूवल सीकिंग हो जाती है। वर्ड्स छोटे होते हैं, लेकिन एनर्जी बड़ी तेजी से महसूस होती है। अगर तुम हर बार ओवरली एक्साइटेड रिप्लाई करते हो या उसकी छोटी छोटी रिएक्शंस पर ओवरथिंक करने लगते हो, तो तुम्हारी वाइब हैवी और ड्रेनिंग लगने लगती है। सामने वाला कॉन्शियसली नहीं समझता कि क्या गलत है, लेकिन सबकॉन्शियसली उसे तुमसे इमोशनल वेट महसूस होने लगता है। एक सटल कारण यह भी है कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हो, तुम कम इंटरेस्टिंग बन जाते हो। पहले तुम्हारे अंदर मिस्ट्री थी, इंडिविजुअलिटी थी, अट्रैक्शन का स्पार्क था, पर जैसे जैसे तुम खुद को उसके हिसाब से मोल्ड करने लगते हो, तुम प्रिडिक्टेबल और इमोशनली डिपेंडेंट दिखने लगते हो। प्रिडिक्टेबिलिटी एक्साइटमेंट को किल कर देती है और डिपेंडेंसी रिपल्शन पैदा करती है। कोई भी इंसान उस कनेक्शन की ओर आकर्षित नहीं होता जो उसे इमोशनली ड्रेन करे। साइलेंट रिपल्शन का एक बड़ा ट्रिगर है इम्बैलेंस ऑफ डिजायर। जब तुम रिलेशनशिप या कनेक्शन में उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, इम्बैलेंस बनता है। सामने वाला देखता है कि तुम उसे बहुत इजीली मिल रहे हो, बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा केयर दिखा रहे हो। उस परसेप्शन में तुम्हारी वैल्यू लो लगने लगती है, और लो वैल्यू हमेशा अनकॉन्शियस रिपल्शन पैदा करती है। अट्रैक्शन हमेशा टेंशन से ग्रो करता है, डेस्परेशन से नहीं। एक और सटल कॉज है लैक ऑफ बाउंड्रीज। अगर तुम हर डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो, हर रेड फ्लैग को इग्नोर करते हो, या हर बार खुद को एडजस्ट करते हो, तो सबकॉन्शियसली तुम खुद को लो प्रायोरिटी बना लेते हो। लो प्रायोरिटी लोग एनर्जी में भी लो परसीव्ड होते हैं, और यही लो परसीव्ड एनर्जी रिपल्शन की शुरुआत बनती है। सामने वाला ये फील करने लगता है कि तुम्हारे साथ कनेक्शन में कोई चैलेंज नहीं, कोई चेज नहीं, कोई डेप्थ नहीं, सिर्फ इमोशनल सैचुरेशन है। साइलेंट रिपल्शन को रिवर्स करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी वाइब चेंज करनी होगी। डिस्टेंस से नहीं, प्रेजेंस ये काम एनर्जी लानी होगी। अपनी इंडिविजुअलिटी वापस एक्टिवेट करनी होगी। अपने लाइफ की डायरेक्शन और फोकस को रिकनेक्ट करना होगा। लोगों को उस इंसान की तरफ खिंचाव होता है जिसके अंदर क्लैरिटी और आइडेंटिटी होना, कि उस इंसान की तरफ जो अप्रूवल के बिना असुरक्षित महसूस करे। साइलेंट रिपल्शन अक्सर बिना बोले पैदा होती है, लेकिन इसे खत्म भी बिना बोले किया जा सकता है। बस वाइब बदलनी होती है, एनर्जी शिफ्ट करनी होती है। जब तुम खुद को रीगेन करते हो, दुनिया तुम्हें फिर से डिफरेंट नजरों से देखने लगती है। चैप्टर 15, अट्रैक्शन क्रैश। अट्रैक्शन क्रैश वो आखिरी स्टेज है जहां कनेक्शन बाहर से टूटता नहीं, बल्कि अंदर से खत्म हो जाता है। यह अचानक नहीं होता, यह कई छोटी छोटी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के जमा होने का नतीजा होता है। जब नीडीनेस, ओवर गिविंग, प्रिडिक्टेबिलिटी, इम्बैलेंस और वीक फ्रेम एक साथ बिल्ड होते जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है जहां सामने वाले के माइंड में तुम्हारी इमेज अचानक शिफ्ट हो जाती है। वो तुम्हें उसी तरह नहीं देखता जैसे पहले देखता था। स्पार्क गायब, एक्साइटमेंट कम, क्यूरियोसिटी डेड। यही होता है अट्रैक्शन क्रैश। अट्रैक्शन क्रैश की शुरुआत वाइब से होती है। तुम अभी भी बात करते हो, मैसेज करते हो, केयर दिखाते हो, लेकिन एनर्जी अब हैवी लगने लगती है। तुम पहले प्लेफुल थे, अब एंग्शियस लगते हो। पहले तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल थी, अब तुम्हारी एनर्जी डिपेंडेंट दिखती है। सामने वाला कॉन्शियसली रीजन नहीं समझता, लेकिन उसे फील होने लगता है कि कनेक्शन अब नेचुरल नहीं रहा, फोर्स्ड लगने लगा है। यह वाइब शिफ्ट ही क्रैश की पहली वार्निंग होती है। दूसरा फैक्टर है इम्बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्शन क्रैश तब तेज होता है जब तुम कनेक्शन बचाने में 80% एफर्ट लगा रहे होते हो और सामने वाला सिर्फ 20%। यह इम्बैलेंस एक साइलेंट प्रेशर बनाता है, और प्रेशर अट्रैक्शन को चोक कर देता है। सामने वाला इमोशनली विथड्रॉ करने लगता है,
कॉन्वर्सेशंस में वार्मथ कम हो जाती है और उसकी रिप्लाईज मैकेनिकल होने लगती है। तुम्हें लगता है कि वो बदल गई है, लेकिन असल में डायनेमिक बदल चुका होता है। तीसरा कारण है इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी। जब सामने वाला जान जाता है कि तुम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, एंगर कब आएगा, इनसिक्योरिटी कब आएगी, एक्सपेक्टेशन कब बढ़ेगी, तो उसका माइंड बोर्डम के जोन में एंटर कर जाता है। अट्रैक्शन हमेशा क्यूरियोसिटी पर सरवाइव करता है। जब तुम कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल बन जाते हो तो रिलेशनशिप एक्साइटमेंट खो देता है। यही बोर्डम धीरे धीरे रिपल्शन में बदलता है और फिर अट्रैक्शन क्रैश हो जाता है। एक हिडन कॉज यह भी है कि तुम अपनी लाइफ स्टॉप कर देते हो और उसकी लाइफ को सेंटर बना लेते हो। तुम अपने गोल्स, हैबिट्स और ग्रोथ को पॉज कर देते हो। ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ उसके अटेंशन पर डिपेंड है। और जब आइडेंटिटी श्रिंक होती है, वैल्यू भी श्रिंक हो जाती है। यही श्रिंकिंग इफेक्ट क्रैश को फाइनल स्टेज तक ले जाता है। लेकिन अट्रैक्शन क्रैश इरिवर्सिबल नहीं है। इसे रिवर्स करने का पहला स्टेप है आइडेंटिटी रीबिल्ड करना, अपने अंदर वह एनर्जी वापस लाना जो तुम्हें पहले अट्रैक्टिव बनाती थी। कामनेस, पर्पस, फोकस, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, ये क्वालिटीज फिर से तुम्हारी वाइब को स्ट्रांग बनाती है। जब तुम खुद की तरफ वापस आते हो, दुनिया भी तुम्हारी तरफ लौटने लगती है। अब आखिर में, अगर तुमने यह वीडियो यहां तक देखा है तो तुम्हारी डेडिकेशन सच में काबिले तारीफ है। डार्क साइकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम हमेशा ऐसे डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट का हिस्सा बने रहो। कमेंट में बताना मत भूलना आज के चैप्टर्स में तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा था।